आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों चाइनीज सिविल वॉर की। चाइना और भारत का इशू आप देख ही रहे हैं, लद्दाख के अराउंड काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है और काफ़ी हॉट टॉपिक भी है। तो चाइनीज सिविल वॉर की बात करेंगे। चाइना आज है, चाइना आज अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो हम चाइना का थोड़ा इतिहास देखेंगे और देखेंगे दोस्तों, काफ़ी चीज़ें जानेंगे, आपको सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। साथ ही साथ लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है। तो स्टडी ग्लोस हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम चाइनीज सिविल वॉर। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या है चाइनीज सिविल वॉर की। बात करें तो ये दो फेजेस में हुआ, 1927 से लेकर 1949 तक टोटल चला। इसमें एक तरफ थे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ थे कॉमिंटोंग, इनकी रेड आर्मी थी, और ये थे नेशनलिस्ट। कॉमिंटोंग को नेशनलिस्ट बोला जाता था और चाइना की आर्मी को रेड आर्मी बोला जाता था। तो कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में ये वॉर थी, ठीक है। अब ये इसका पहला फेज शुरू होता है 1927 अप्रैल से, जब यहां पे कम्युनिस्टों को भगा भगा के मारा था चियांग काई शेक ने, और 10 साल तक 1937 तक चलता है। दूसरा फेज शुरू होता है 1945 के बाद से 1949 तक, और 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आ गया, समझ रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे ये हो सब कुछ हुआ। ये आप फिलहाल देख लीजिए मैप। अब आप देखिए कि देखिए चाइना का जो इतिहास है वो बहुत ही शानदार रहा है, ठीक है। यहाँ से 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी निकली। इंपीरियल चाइना था, यहाँ पे इंपीरियल डायनेस्टी थी, बड़े गर्व करते थे। चाइनीज सिविलाइजेशन यहीं से उभरी। 4 सिविलाइजेशन बहुत ही मेन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट, मेसोपोटामियन, और आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन, आप समझ रहे हैं। तो ये सिविलाइजेशंस जो है ना, ये मतलब काफी ज्यादा अगर हम बात करते हैं, ये लोग बहुत ही आज भी ये लोग अपने कल्चर पे बहुत गर्व करते हैं। कॉन्फ्यूशियनिज्म यहाँ से निकला, टाओइज्म यहाँ से निकला, यिन यांग। तो चाइना की बात करें, गन पाउडर यहाँ पे इन्वेंट हुआ, पेपर इन्होंने पहले इन्वेंट किया। चाइना बहुत ही ज्यादा समृद्ध और बहुत ही कहते हैं ना अमीर सिविलाइजेशन थी, ठीक है, बड़ी क्लासी सिविलाइजेशन थी, बहुत ही अपर क्लास लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अलग अलग डायनेस्टीज का रूल आया। लेकिन 17th सेंचुरी में आती है चिंग डायनेस्टी, या जिसको क्विंग, अगर आप इसको नेट पे देखेंगे या किताब में तो QING, लेकिन चाइनीज प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग होते हैं। तो चिंग डायनेस्टी का यहाँ पे 17th सेंचुरी में रूल आया। अब ये ऐसी डायनेस्टी थी, देखिए भारत तक का रास्ता तो खोज ही लिया था यहाँ पे 1498 में, समुद्री रास्ता, बगल में ही है चाइना। तो वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो पूरा चाइना में हो गया, आप समझ रहे हैं। तो ये जो चिंग डायनेस्टी थी ये बहुत ही बेकार साबित हुई, क्योंकि 17th सेंचुरी के बाद से लेकर पूरा 20th सेंचुरी तक चाइना को भयंकर बेइज्जत किया गया, आप समझ रहे हैं। बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि अगर चिंग डायनेस्टी की बात करें तो ये बहुत ही कमजोर था। इसके जो राजा थे ये कुछ कर नहीं पाते थे। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश हो गए। देख सकते हैं कलर कोडिंग में, देखिए जो हरा है ना, हरे में ये ब्रिटिश है। भारत तो पूरी कॉलोनी था ही, लेकिन आप लाइट ग्रीन में लाइट ग्रीन में देखिए, जो पूरा का पूरा तिब्बत का रीजन है ना, वो भी ब्रिटिश के पास था, ठीक है ना। और बाद में 1950 आते आते चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल में ले लिया, और तभी भारत से चाइना की बाउंड्री लगने लगी। वरना चाइना की बाउंड्री जो है वो भारत से नहीं लगती थी। व्हाइट में जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये चाइना की रिवर है हुआंगो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो चाइना की से मतलब चाइना में है सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत में तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन चाइना में दो इंपॉर्टेंट रिवर है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताइए, ठीक है, कौन सी चाइना की नदियां हैं। तो ये जो व्हाइट में है ना, ये ओरिजिनल चाइना है। बाकी आप देखिए कि ये जो मतलब ओरिजिनल चाइना इन द सेंस की 17th सेंचुरी में सब कॉलोनियल पावर्स ने चाइना को एक दूसरे के साथ बांट लिया था। इसमें आप ब्रिटिश में देखिए लाइट ग्रीन में, ठीक है, तिब्बत का पूरा रीजन जो है वो ब्रिटिश के पास है। फिर ये आप देखिए, ये नैनकिंग शंघाई जो है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर, ये भी ब्रिटिशर के पास है, इनका इंफ्लुएंस। उसके बाद ये आप देखिए, ये वाला जो आप पूरा का पूरा रेड वाला जो एरिया देख रहे हैं, और ये जो मंचूरिया वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये मंचूरिया वाला रीजन, मंचूरियन यहीं से ही आया है। मंचूरिया वाला जो एरिया है ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, ये रशिया के पास है, आप समझ रहे हैं। जापान को देखिए, कोरियन पेनिनसुला, जो पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला, जिसके लिए जापान और रशिया के बीच में वॉर भी हुई थी, ये भी जापान के पास है। और ये वाला, ये तो जापान है ही है, ठीक है। फिर ताइवान हो गया, ताइवान पे जापान का कब्जा, चाइना के छोटे से हिस्से पे जापान का कब्जा, आप समझ रहे हैं। फिर फ्रांस, ये येलो में देखिए, ये फ्रांस, इंडो चाइना तो पूरा का पूरा, ये तो फ्रेंच इंडो चाइना बोला ही जाता था, ठीक है। तो चाइना
है ही नहीं एक तरीके से। खाली व्हाइट में जो छोटा सा पोर्शन है, इसमें भी यहां पे जो राजा रहता था, जो वेस्टर्न पावर्स बोलते थे वही ये लोग मानते थे। आप समझ रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों एक कुछ चीजें और हुई। देखिए हुआ क्या कि चाइना ने जितने युद्ध लड़े, ठीक है, 1800 से लेकर 1900 तक चाइना ने जितने युद्ध लड़े वो सारे हारे। ठीक है, ये ह्यूमिलिएटिंग पीरियड चाइना को बोला जाता है। मतलब चाइना, देखिए चाइना में जो राजा थे और लोग भी विद्रोह करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे लोग गरीब होते गए, बहुत ज्यादा गरीब होते गए, क्योंकि इनके लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ये सब वेस्टर्न पावर, रशिया हो गए, जापान हो गया, अभी जापान की बात करूंगा, जापान की ही वजह से सब कुछ हुआ, और फ्रांस हो गया, तो ये सब आपस में बांट रहे थे भेड़ियों की तरह चाइना को। तो चाइना के लोग हो रहे थे गरीब, और लोग जो हैं वो आवाज उठाते थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। आप समझ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ब्रिटिशर के साथ, ब्रिटिशर ने ओपीएम की लत लगा दी थी। ठीक है ना, ओपीएम जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, गांजा कहते हैं क्या, वो जो ड्रग्स होता है, ओपीएम की लत लगा दी थी। तो ओपीएम यहां पे लोग कंज्यूम करने लगे थे, और ओपीएम भारत में बहुत बढ़िया और अफगानिस्तान में भी बहुत बढ़िया उगता था। तो पूरा जो ओपीएम उगता था वो चाइना में ही, और टोबैको ये सब चाइना में जाके ट्रांसपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट, ये सब चाइना में भेजते थे और खूब पैसा मिल रहा था। ये सब तो ड्रग्स जो होता है वो तो ऐसा है, इससे तो बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा आता है। तो ब्रिटिशर खूब अमीर हो रहे थे, लेकिन चाइना वालों को नशे की लत लग गई थी। अब चाइना के एम्परर ने बोला भैया ऐसा तो चलेगा नहीं, हो गई फर्स्ट ओपीएम वॉर हुई मिड 19th सेंचुरी में। फर्स्ट एपीएम वॉर, ओपीएम वॉर हुई। ठीक है, लेकिन वो ओपीएम वॉर चाइना हार गया। चाइना हार गया। चाइना ने जब आवाज उठाई कि हम ये नहीं करेंगे, चाइना ने हथियार उठा लिए, तो ब्रिटिशर ने चाइना को हरा दिया। ठीक 20 साल बाद सेकेंड ओपीएम वॉर हुई। ओपीएम वॉर कब हुई थी ये भी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं सवाल पूछूंगा, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ बता देता हूं तो फिर कोई मेहनत नहीं होती आप लोग की तरफ से। तो सवाल का जवाब दीजिए। सेकेंड ओपीएम वॉर हुई चाइना में। ठीक है, सेकेंड ओपीएम वॉर में भी चाइना हारा। ठीक है, उसके बाद रशिया ने पूरे मंचूरिया रीजन पे अपना कब्जा जमा लिया था। फ्रांस से हार गया चाइना। ठीक है, 1885 आते आते फ्रांस से हार गया। और उसके बाद फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर, सबसे खतरनाक। देखिए जापान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, जापान में भी अगर हम बात करें, जापान एक क्लोज एम्पायर था। ठीक है, जापान का भी इतिहास बहुत पुराना है। ये देख सकते हैं जापान, जापान की कैपिटल है टोक्यो, और ये 4 आइलैंड से मिलकर बना है। लेकिन जापान बहुत पुराना, 2-3 हजार साल पुराना है जापान, और यहां पे एम्परर्स का रूल है, और इनकी क्लोज एम्पायर था, ये किसी को आने नहीं देते थे। लेकिन 1860 में, 1860 में अमेरिका जापान में आया, जापान के सर पे बंदूक रखी और बोला अपनी इकोनॉमी खोल दो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो जापान ने फिर मजबूरी में अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, और बहुत सारे शिप्स जो हैं वो अमेरिका से जापान में आने लगे। और उसके बाद जापान में होता है 1868 में, याद रखिएगा, मेजी रेस्टोरेशन। समझ रहे हैं, मेजी रेस्टोरेशन हुआ, यह अलग टॉपिक है, किसी दिन मैं और डिस्कस कर दूंगा। जापान की इकोनॉमी को पूरा रिवाइव कर दिया, जापान की इकोनॉमी खोल दी गई, जापान में नया संविधान आया, और जापान में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म चालू हो गए। आप समझ रहे हैं। और जापान में आर्मी को डेवलप करना शुरू कर दिया। 1890 में जापान में नया कानून आ गया, जिसमें आर्मी को बहुत ज्यादा ताकत दी गई, इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान। समझ रहे, और जो क्लास डिवाइड है ना वो भी जापान में खत्म किया गया। यानी कि जापान बहुत ज्यादा, 1868 के बाद, मेजी रेस्टोरेशन के बाद, जब जापान की इकोनॉमी पूरी तरीके से खोल दी गई, जापान बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया। आप समझ रहे हैं। और जब जापान ने अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू किया, बहुत ताकतवर हुआ, तब जापान ने चाइना की बैंड बजा दी। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर हुआ 1894 से लेकर 1895 तक, 1894 से लेकर 1895 तक। ठीक है, इसमें जापान ने चाइना को हरा दिया, और ये जो कोरियन पेनिनसुला है ये पूरा अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं, और ताइवान वाला, ये वाला जो ताइवान है ना, जहां से आज रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब जहां से चियांग काइशेक ने अपनी सरकार चलाई, अभी हम देखेंगे, वो भी जापान के पास आ गया। ठीक है, तो कोरिया और ताइवान, और फिर उसके बाद चाइना पे जापान का इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, और जापानी तो पूरे पागल थे, इन्होंने जो वॉर क्राइम्स किए हैं दोस्तों बहुत ही खतरनाक। आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई, और इसके बाद फिर ठीक 10 साल बाद 1904 में हम देखते हैं कि जापान रशिया से भिड़ गया, रूसो जापानीज वॉर हुई, और जापान ने रशिया तक को हरा दिया। अब रशियन एम्पायर दोस्तों बहुत बड़ा था, लेकिन एक छोटे से देश ने जब रशिया को हराया,
तभी तो भारत में ये बोला जाने लगा कि जब जापान जैसा देश रशिया को हरा सकता है तो हम क्यों नहीं ब्रिटिश को हरा सकते। नेशनलिज्म की भावना जागने लगी 1905 में, भारत के बाद, भारत में 1905 के ही बाद से भारत में सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना यहीं से ही एक तरीके से जापान और रशिया का जो वॉर हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि भारत को लगा कि जब जापान ने रशिया को हरा दिया तो हम भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो चाइना है वो सारे के सारे युद्ध हारा, फ्रांस से भी युद्ध हारा, ठीक है। तो जो भी चाइना के पास तो सब गवा दिया और चाइना कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसी में 1899 में होता है बॉक्सर रेवोल्यूशन, ठीक है। बॉक्सर रिबेलियन, ये चाइना में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश थी। चाइना के लोग जो यहां पे मार्शल आर्ट सीखते थे, जो कुंफू सीखते थे, उन्होंने बोला कि बहुत हो गया, अब हमको ये सारी चीजें अपने हाथ में लेनी होगी। और चाइना के लोगों ने यहां पे विद्रोह कर दिया, ठीक है। बाकायदा यहां पे जो मिशनरीज थी, एक्चुअली ये जो फ्रांस और ब्रिटिश यहां पे रूल कर रहे थे, ये लोग जहां जाते थे क्रिश्चियन मिशनरीज भी साथ में लेके जाते थे, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में आए और हम यहां पे जो मिशनरीज है वो स्टैब्लिश कर सके। तो यहां पे चाइना के लोगों ने मिशनरीज पे हमला किया, चर्चेस पे हमला किया, ठीक है। तो उसके बाद ये बाकायदा 2 साल तक चला, 1901 तक। और यहां पे कॉमन लोग, जो यहां पे चाइना ने खुद की आर्मी बना ली थी, मतलब ये कॉमन लोगों की आर्मी थी, जो लोग कुंफू सीख रहे थे, मार्शल आर्ट सीख रहे थे। और ये लोग बहुत सफल भी हुए, बहुत बड़े बड़े शहरों पे कब्जा भी हो गया इनका। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रिटिश, फ्रांस, जापान, रशिया, इन सब ने मिलकर एक कोलिशन बनाया, अपनी आर्मी भेजी, जिसमें जापान सबसे ज्यादा, जापान की आर्मी थी 35% के आसपास, और इस बॉक्सर रिबेलियन को क्रश कर दिया गया। तो 1800 से लेकर 1900 तक चाइना जो है वो हारा। इसीलिए तो चाइना का आज ये स्टांस है। चाइना बोलता है कि हम इतना हारे, आज के बाद हम कभी नहीं हारेंगे, हम इतने ज्यादा अपने आप को ताकतवर कर लेंगे। आप समझ रहे हैं। अब कहानी बढ़ती है आगे। मैंने आपको बताया, अभी बताया कि जो चिन डायनेस्टी थी वो बिल्कुल बेकार, ठीक है, कुछ नहीं कर पाती थी। तो यहां पे जो आखिरी एम्परर आया, किंग पुई, ठीक है, वो एक बच्चा ही था छोटा सा, और उसको भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन इसी दौरान उदय होता है एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल, सन यात सेन, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते डॉक्टर सन यात सेन का उदय हुआ, जो कि एक नेशनलिस्ट थे। वो चाहते थे कि चाइना एक हो जाए, जो पहले चाइना था वो चाइना हो जाए। 1911 में चाइना में होता है जेनहाई रेवोल्यूशन, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेनहाई रेवोल्यूशन की बात करें तो जेनहाई रेवोल्यूशन में सन यात सेन ने ये पूरी क्रांति, इससे पहले भी ये, अब देखिए 1900 से लेकर 1901 के बाद से, ठीक है, बॉक्सर रेबेलियन के बाद से, 10 साल तक काफी रेवोल्यूशन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन 1911 में जेनहाई रेवोल्यूशन जो है वो कामयाब रहा, और तब मोनार्की को उखाड़ के फेंक दिया गया। इतने 2000 सालों का रूल था ना, राजा महाराजाओं का, इंपीरियल डायनेस्टी खत्म, अब लोगों की सरकार आ गई। सन यात सेन ने अपनी पार्टी बना ली, जिसको बोलेंगे हम कौमिंटोंग। याद रखिएगा, केएमटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केएमटी इन्हीं को नेशनलिस्ट बोला गया, क्योंकि राष्ट्रवादी थे। क्यों राष्ट्रवादी थे? सन यात सेन के 3 प्रिंसिपल थे, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, नेशनलिज्म। आप समझ रहे हैं। तो ये 3 प्रिंसिपल लाना चाहते थे और चाइना को यूनाइट करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों चाइना में जेनहाई रेवोल्यूशन आया, और जब चाइना में जेनहाई रेवोल्यूशन आया तो चाइना में मोनार्की खत्म। अब क्या करें? अब दोस्तों ऐसा है कि इसमें 2 लोग थे। जब भी आर्मी आपका साथ देती है तो क्या होता है कि आप क्रांति ला देते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है, जब भी आपके साथ आर्मी साथ देती है। अब हम चाइना पे थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में जो 70 to 80% पॉपुलेशन है ना, वो यहां पे रहती है। यहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ की टेरेन बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है चाइना के, वो कोस्ट के पास ही मिलेंगे। देखिए ये बीजिंग हो गया, तिएनजिन हो गया, ये शंघाई हो गया, ये सब कोस्ट के पास मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत शहर है, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में 2 लोग थे। एक तो थे सन यात सेन। सन यात सेन क्या कह रहे थे कि पूरे चाइना को यूनाइट करो, लेकिन सन यात सेन के पास, जो इनकी पार्टी थी कौमिंटोंग, इनको आर्मी का सपोर्ट नहीं था। आर्मी का सपोर्ट था युआन शिकाई को, ठीक है। युआन शिकाई को आर्मी का सपोर्ट था। दोनों लोग साथ में बैठे, बकायदा पार्लियामेंट, चाइना की पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हुई यहां पे, और सब ये हो, चलो ठीक है हम इलेक्शन कराएंगे और नया संविधान लिखेंगे। तो यहां पे युआन शिकाई के पास लेकिन क्या थी? आर्मी। तो सन यात सेन और युआन शिकाई के बीच मतभेद हो गए। अब सन यात सेन ने बोला कि ठीक है, चलो मैं अपना सपना जो है चाइना का वो त्याग देता हूं,
युआन शिकाई को बोला कि आप रूल करो, आप चाइना को एक करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एम यही है, सन यात सेन का मानना था, मेरा एम यही है कि चाइना एक हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो युआन शिकाई को ये नॉर्थ चाइना जो है ना, ये पूरा का पूरा नॉर्थ चाइना का, जो कि इनकी सरकार बीजिंग से चलती थी, युआन शिकाई को पूरा रूल दे दिया। और इनकी सरकार जो है वो ये साउथ से चलती थी, ठीक है ना। तो यहां पे साउथ से चलती थी, साउथ से इनकी सरकार चलती थी सन यात सेन की। तो एक तरीके से चाइना सन यात सेन और युआन शिकाई के बीच में डिवाइड हो गया, लेकिन पावर जो है वो युआन शिकाई के पास थी। अब धीमे धीमे युआन शिकाई के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई। आप समझ रहे हैं? युआन शिकाई जो है उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। सन यात सेन ने युआन शिकाई को इस उम्मीद में सत्ता दी थी कि चाइना एक हो जाए, लेकिन युआन शिकाई ने तो अपने आप को राजा घोषित कर लिया, खेल खत्म। ठीक है, युआन शिकाई के पास पूरी आर्मी। लेकिन 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद चाइना जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जिसको वॉर लॉर्ड्स, ये वो वॉर लॉर्ड्स थे जो रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा जिन्होंने काम किया था और जो बड़े ताकतवर थे, जिनके पास आर्मी का अच्छा खासा सपोर्ट था। तो ये जो चाइना है ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया, जिनको वॉर लॉर्ड्स बोला गया। समझ रहे हैं? तो सन यात सेन का जो सपना था वो तो अधूरा रह गया। कौन पूरा करेगा सन यात सेन का? सन यात सेन चाहते थे कि चाइना एक हो जाए, चाइना में डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन ये तो हुआ नहीं। 1900 ये 1914 से लेकर 1928 तक का जो पीरियड है ना, इसको वॉर लॉर्ड एरा बोलते हैं चाइना में। आप समझ रहे हैं? क्योंकि चाइना छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया था। आप समझे? अब हम ये देखते हैं कि अब क्या करें। अब यहां पे उदय होता है चियांग काइशेक का। समझ रहे हैं? चियांग काइशेक का उदय हुआ। चियांग काइशेक कौन थे? चियांग काइशेक उत्तराधिकारी थे सन यात सेन के। चियांग काइशेक का उदय हुआ। सन यात सेन जो है, सन यात सेन का मूड खराब होने लगा कि यार ऐसे तो चलेगा नहीं। लेकिन सन यात सेन ने फिर प्रॉपर प्लान बनाया, और सन यात सेन ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, 1916 के बाद से सन यात सेन लगातार कोशिश करते रहे। सन यात सेन ने अपनी बकायदा आर्मी भी बनाई, नेशनलिस्ट आर्मी भी बनाई। और इसी दौरान दोस्तों 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ गया। रशिया पहला कम्युनिस्ट नेशन हो गया। अब जैसे रशिया में रेवोल्यूशन आया तो कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैलने लगा। इसी के तर्ज पे 1921 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। आप समझे? तो ये याद रखिएगा, चियांग काइशेक की काओमिंटांग पार्टी और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, अब ये दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल होने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जो वॉर लॉर्ड्स हैं, जिनके पास पूरा चाइना, इनको हराना है। तो यहां पे क्या हुआ, जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो कम्युनिस्ट और चियांग काइशेक की काओमिंटांग, ये दोनों साथ में आ गए, इन दोनों ने हाथ मिला लिया। ऐसा क्यों? सोवियत जो है वो सपोर्ट कर रहा था चाइना को। ठीक है, चाइना में बन गई है कम्युनिस्ट पार्टी, तो सोवियत ज्यादा किसको सपोर्ट करेगा? कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन सोवियत काओमिंटांग पार्टी को भी, मतलब सोवियत जो है ना वो केएमटी को भी सपोर्ट कर रहा था और कम्युनिस्ट को भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन सोवियत का झुकाव ज्यादा कम्युनिस्टों की तरफ था, क्योंकि सोवियत खुद भी एक कम्युनिस्ट नेशन था। चियांग काइशेक नहीं चाहते थे कि सोवियत का सपोर्ट किसी तरीके से जाए। आप समझ रहे हैं? तो मजबूरी में कह सकते हैं, क्योंकि चियांग काइशेक कम्युनिस्ट से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। वो तो फूटी आंख नहीं सुहाते थे चियांग काइशेक को, लेकिन मजबूरी का नाम क्या करें, मजबूरी का नाम चाइना, मजबूरी का नाम कॉम्प्रोमाइज। तो चियांग काइशेक ने कम्युनिस्टों से हाथ मिला लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले चाइना को एक करना है, तो इसमें कम्युनिस्ट और चियांग काइशेक साथ में थे। इसी दौरान सन यात सेन का भी देहांत हो जाता है। अब जब सन यात सेन का देहांत हुआ, तब हम ये देखते हैं कि नॉर्दर्न एक्सपेडिशन इसको बोलते हैं। इधर चियांग काइशेक ने बोला कि अब से मैं क्या करूंगा। 1925 में ये सन यात सेन का देहांत हुआ। अब से चियांग काइशेक ने बोला कि मैं पूरे चाइना को एक करूंगा। 1925 से लेकर 1928 तक, ये 3 साल तक, यहां से, रुकिए मैं फिर से मैप में आपको दिखाता हूं, यहां से इनकी सरकार चलती थी जियांगजी। ये पूरा एक चियांग काइशेक ने अपनी पूरी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। कम्युनिस्टों का सपोर्ट था ही। कम्युनिस्टों का गांव में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड था। गांव वाले जो थे ना वो कम्युनिस्टों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो चियांग काइशेक नीचे से चले, साउथ से चले, और एक एक रीजन को हराते गए। जो भी वॉर लॉर्ड थे उन सबको हराते गए और एक एक एरिया को अपने कब्जे में लेते गए। इसको कहते हैं नॉर्दर्न एक्सपेडिशन ऑफ चाइना, जो कि 2 साल तक चली। ये चीज आप समझे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1926 से लेकर 28 तक ये नॉर्दर्न एक्सपेडिशन हुआ, क्योंकि सन यात सेन का सपना क्या था कि चाइना को पूरा यूनिफाई किया जाए। ठीक है, तो चियांग काइशेक नीचे से चले, साउथ से चले, और नॉर्थ की तरफ चलते चलते बीजिंग पे अल्टीमेटली 1928 में कब्जा हो गया। अब यहां पे देखिए क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं चाइना की,
तो यहां पे हुआ क्या कि पहले तो कम्युनिस्ट और केएमटी जो थे वो एक साथ में थे, साथ में लड़ रहे थे। सन यात सेन को भी पता था कि जब तक चाइना यूनाइट नहीं होगा तब तक हम दोनों को साथ में रहना है। एक बार चाइना यूनाइट हुआ तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे ही कम्युनिस्टों को फेंक देंगे। अब चाइना पूरा यूनाइट हो गया था। चियांग काइशेक लीडर थे। केएमटी पार्टी ने पूरी सत्ता पूरे के पूरे चाइना में स्टैब्लिश कर ली थी। आप समझ रहे हैं। अब कम्युनिस्टों की बारी थी। ठीक है। चियांग काइशेक, देखिए कम्युनिस्टों ने तो केएमटी के साथ हाथ में लाया हुआ था। कम्युनिस्टों ने कभी नहीं सोचा था कि चियांग काइशेक उनको धोखा देंगे, लेकिन चियांग काइशेक के मन में कुछ और चल रहा था। पूरा चाइना इनके पास, पावर इनके पास, चियांग काइशेक के पास। कम्युनिस्टों को मारना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 12 अप्रैल 1927, जिसको शंघाई मसाकर के नाम से जाना जाता है। चियांग काइशेक ने अपनी एक आर्मी बनाई थी, ग्रीन गैंग, जो कि गुंडों की आर्मी थी। इनका काम यह था कि कम्युनिस्टों को पकड़ पकड़ के मारो। शंघाई में कम्युनिस्ट जो थे वो शंघाई में बड़ा ही स्ट्रांग होल्ड था। इस नॉर्दर्न एक्सपेडिशन की बात करें तो कम्युनिस्टों ने बहुत ज्यादा मदद की थी चियांग काइशेक की। आप समझ रहे हैं। तो शंघाई में स्ट्रांग होल्ड था। यहां पे कम्युनिस्ट जो थे वो बड़े स्ट्रांग होल्ड थे। गांव का तो सपोर्ट था ही, लेकिन ग्रीन गैंग ने 12 अप्रैल को, एक हफ्ते पहले, चियांग काइशेक के साथ कम्युनिस्टों की मीटिंग हुई थी। इस समय जू इनलाई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। जू इनलाई और माओ जेडोंग ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बने। तो शंघाई में हम देखते हैं कि बाकायदा कम्युनिस्ट और चियांग मतलब काओमिंटांग पार्टी की मीटिंग हुई थी, और काओमिंटांग पार्टी ने कम्युनिस्टों को बोला हम आपको मारेंगे नहीं, आप परेशान मत हो। लेकिन 12 अप्रैल को क्या हुआ, कत्ले आम शुरू हो गया। 12 अप्रैल को चियांग काइशेक की आर्मी गई, भगा भगा के मारा, एक एक को पकड़ पकड़ के मारा, सर काट दिए थे यहां पे कम्युनिस्टों के। कम्युनिस्टों के पास कुछ भी नहीं बचा, छुपने लगे ये लोग। और उसके बाद चियांग काइशेक ने बोला उड़ा डालो सबको, एक एक को उड़ा डालो, एक एक को खत्म कर दो, कोई भी कम्युनिस्ट बचना नहीं चाहिए। और यहां से ही फर्स्ट फेज ऑफ सिविल वॉर 1927 से लेकर 1937 तक, फर्स्ट फेज ऑफ सिविल वॉर हैड बिगन। शुरू हो गया फर्स्ट फेज कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और काओमिंटांग पार्टी ऑफ चाइना, जिनको नेशनलिस्ट बोलते थे। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं। ये 10 सालों तक चला और बड़ा ही मुश्किल हुआ, क्योंकि कम्युनिस्टों के लिए जीतना वाकई मुश्किल था, क्योंकि पूरा एरिया कौन कंट्रोल करता था, चियांग काइशेक। 99% दोस्तों इसमें जो जीत थी ना, इसमें चियांग काइशेक की पक्की थी, केएमटी की पक्की थी। आप समझ रहे हैं। 90% यही जीते, क्योंकि पूरी आर्मी इनके पास और सब कुछ इनके पास। लेकिन कम्युनिस्टों के साथ गांव वाले थे। भाई माओ जेडोंग क्या कहते थे, माओ जेडोंग का माओइस्ट अगर आप फिलॉसफी देखें तो माओ जेडोंग तो यही मानते थे ना कि जो रेवोल्यूशन है वो गांव से शहर में जाएगा, शहर से गांव में नहीं जाएगा। तो गांव का इतना स्ट्रांग होल्ड था। उसके बाद कम्युनिस्टों ने बोल दिया कि हमको पावर दो। कम्युनिस्टों ने सबको यह बताना शुरू कर दिया, बाकायदा पैम्फलेट बांटे और ये बातें भी फैलानी शुरू कर दी कि एक बार हम पावर में आए तो जो जमीन है, जो सामंतवादी लोग हैं, अभी भी जो वॉरलॉर्ड्स हैं, ठीक है, उन सबसे छुटकारा मिलेगा। गरीबों के लिए हम सरकार बनाएंगे। और लोगों ने इस बात को हाथों हाथ लिया। लोगों का सपोर्ट कम्युनिस्टों के साथ हो गया। आप समझ रहे हैं। एक्चुअली देखिए यहां पे प्रॉब्लम ये थी चियांग काइशेक के साथ। चियांग काइशेक जो थे ना, वो पहले तो बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी लेके आएंगे, नेशनलिज्म और सब कुछ बढ़िया होगा, सोशलिज्म। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, पावर का नशा ऐसा होता है कि चियांग काइशेक एक ऑटोक्रेटिक रूलर हो गए। सारी पावर चियांग काइशेक के हाथ में हो गया। और यहां पे चियांग काइशेक ने भी बहुत ज्यादा हत्याकांड किए हैं। ठीक है। इतना ज्यादा इनकी सरकार इतनी ज्यादा करप्ट थी कि क्या बताएं। लोगों को कोई भी राइट्स नहीं थे। समझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। और यहां पे माओ जेडोंग क्या कह रहे थे, माओ जेडोंग ये बोल रहे थे कि एक बार हम जीते तो हम गरीबों को सब कुछ दे देंगे। जो जमीनें आपकी यहां पे चियांग काइशेक ने छीनी है वो आपको वापस कर देंगे। अमीरों के पास जो जमीनें हैं वो हम आपको दे देंगे। इतने बेहतरीन वादे किए कि लोगों ने माओ जेडोंग को हाथों हाथ लिया। मैंने बताया ना, कम्युनिस्ट पार्टी के दो लीडर थे, माओ जेडोंग और जू इनलाई। वही जू इनलाई जिसने भारत की पीठ पे छुरा भोंका था 1962 का युद्ध। आप समझ रहे हैं। एनीवे वो भी एक अलग टॉपिक है, उसमें फिलहाल हम नहीं जाएंगे। ये हो रहा था चाइना में। उसके बाद दोस्तों चाइना क्या करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती थी, यहां पे गुरिल्ला वॉर टैक्टिक, छापा मार जो युद्ध होता है वो अपनाती थी। ठीक है। लेकिन यहां पे केएमटी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था। अब इनको भागना था, मतलब भागना क्या था, इनको बच के निकलना था। ठीक है। चाइना को बच के निकलना था।
चाइना, सॉरी, कम्युनिस्टों को बच के निकलना था, क्योंकि यहां पे केएमटी इनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही थी, ठीक है, और मार रही थी। शुरू होता है लॉन्ग मार्च, 10,000 किलोमीटर का, एक साल 1934 से लेकर 35, जब कम्युनिस्टों को सारी चारों तरफ से घेर लिया था, तो कम्युनिस्टों ने ये लॉन्ग मार्च किया, ये नॉर्थ की तरफ ये लोग गए, ठीक है। यनान जो प्रोविंस है ना, यहां दिख रहा है कि नहीं, यनान जो प्रोविंस है, ठीक है, यहां पे नॉर्थ में ही है, ये पूरा हिली रीजन है, ये लॉन्ग मार्च किया यहां पे। आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर लॉन्ग मार्च की बात करें दोस्तों। यहां पे जो शैंगसी प्रोविंस है, ठीक है, अक्टूबर 1934 में शुरू हुआ था और एक साल अक्टूबर 1935 में खत्म हुआ था। हजारों हजारों लोग यहां पे कम्युनिस्ट जो हैं, ये शैंगसी प्रोविंस जो कि येनान में है, वहां पे ये लोग गए थे। आप समझ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और माओ जेडोंग जो है लीड कर रहे थे। माओ जेडोंग और जू इनलाई लीड कर रहे थे। 9,000 किलोमीटर 370 दिनों में 5600 मील ये गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस है, इसीलिए ये बड़ा हिस्टोरिक रहा है चाइना के लिए। और चाइना में जितने भी आप चीजें देखें, रॉकेट्स जो लॉन्च होते हैं ना, उसका भी नाम होता है लॉन्ग मार्च, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ये ऐतिहासिक मूवमेंट था, और बड़ा बढ़ चढ़ के इसको, क्योंकि अगर ये लॉन्ग मार्च नहीं होता तो कम्युनिस्ट खत्म हो जाते, बचते बचाते किसी तरीके से गए, कम्युनिस्ट खत्म हो जाते, इनको साफ कर दिया जाता, मार देता चियांग काइशेक, ठीक है, हर एक को मार देता। तो आज चाइना में कम्युनिज्म नहीं होता, और चाइना जैसा नहीं होता, चाइना से कोरोना नहीं होता, समझ रहे हैं। अगर ये हुआ होता तो देख सकते हैं इतिहास कैसे बदलता है। एनीवे, तो ये सब कुछ हुआ। अब दोस्तों शुरू होता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या हुआ, देखिए, 1927 से लेकर 1927 तक, 10 साल तक फर्स्ट फेज। फिर उसके बाद 1937 में जापान ने चाइना को इन्वेड कर दिया, ठीक है। सेकेंड साइनो जापानीज वॉर, फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर अभी मैंने बताया 1894 में हुई, सेकेंड हुई थी 1937 में जब जापान ने नैनकिंग पे हमला कर दिया। इसको रेप्स ऑफ नैनकिंग से भी जाना जाता है, मेरा सेपरेट लेक्चर इस पे आप देखिएगा। जब जापान ने भयानक वॉर क्राइम्स किए, ठीक है, जिंदा जला दिया लोगों को, गड्ढा खोदा उसमें जिंदा गाड़ दिया, भयानक। तो 1937 से लेकर सेकेंड साइनो जापानीज वॉर 1945 तक, और वर्ल्ड वॉर टू भी इसमें आ गया, ठीक है। तो 1939 से लेकर 1945 तक तो वर्ल्ड वॉर टू शुरू ही हो गया था, जिसमें चाइना एलाइड के साथ था और जापान एक्सिस के साथ था। और इसी दौरान चाइना जापान से भी युद्ध लड़ रहा है, मतलब मेनली जापान से ही चाइना युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। तो यही जो साइनो जापानीज वॉर है, ये वर्ल्ड वॉर टू में तब्दील हो गया, ठीक है। 1937 में जापान ने चाइना को इन्वेड कर दिया। आप सब देखिए यहां पे, है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जापानीज ऑक्यूपेशन देखिए चाइना में, ये पूरा मंचूरिया इनके कब्जे में आ गया है, पेकिंग इनके, नैनजिंग शंघाई तक इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। आप समझ रहे हैं, तो ये सब कुछ, ये बाउंड्री आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा चाइना, बाकी तिब्बत तो खैर उन्हीं के, ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो आप देखिए ये जो ब्लू में है ना, ये सब जापान 1941 में जापान ने क्या किया था, आप देख सकते हैं पूरा ये चाइना पे इन्होंने अपना कब्जा इन्वेड कर दिया ना चाइना को, तो चाइना के इंपॉर्टेंट शहर अपने कब्जे में ले लिए। जब ये हुआ तो काओमिंटांग पार्टी जो थी, एक तरफ जापान से लड़ रही है, एक तरफ कम्युनिस्ट से लड़ रही है, तो काओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्टों ने हाथ मिला लिया। ये दोनों फिर से साथ में आ गए। इन्होंने बोला कि जब तक जापान यहां पे है, हम साथ में मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे, डिवाइड रहेंगे, तो हम जापान से नहीं जीत पाएंगे। तो 1937 से लेकर 45 तक काओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने, दोनों ने साथ में मिलकर चाइना से लड़ाई की। अब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर टू पे सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही किया था, तो आप जरूर देख लीजिएगा, मतलब इसी हफ्ते किया था, तो आप जरूर देख लीजिएगा वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू अब खत्म होता है 1945 में। फिर से अब सेकेंड फेज शुरू होता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी साथ में थे, जापान से लड़ रहे थे, जापान हार गया वर्ल्ड वॉर टू में। अब दोबारा शुरू होता है सिविल वॉर, 1946 से लेकर 1949 तक दोबारा सिविल वॉर शुरू होता है। यहां पे हर कोई यही मान रहा था कि चियांग काइशेक जीत जाएंगे, ठीक है, सबको यही लग रहा था। लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा। कैसे उल्टा हुआ दोस्तों, सोवियत इसमें वर्ल्ड वॉर टू में जीता था, तो बहुत सारे हथियार जो थे वो सोवियत के पास आ गए थे। वो हथियार जो हैं सोवियत ने कम्युनिस्टों को दे दिए, क्योंकि सोवियत एक कम्युनिस्ट नेशन है। सोवियत ने कम्युनिस्टों की मदद कर दी इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से कम्युनिस्टों के पास हथियार आ गए। गांव का तो सपोर्ट था ही कम्युनिस्टों को, गांव वालों को पता ही था, और चाइना में मेजॉरिटी जो थे 80 to 90% वो गांव वाला था, ठीक है, 70 to 80% गांव के एरिया थे। तो गांव को तो सपोर्ट था ही, लोगों ने वॉलेंटियर भी किया, बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट बन गए। देखते ही देखते 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए 1946 में कम्युनिस्ट कितना एरिया जो है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ये पूरा मंचूरिया जो रीजन है, ये तो इनके कब्जे में आ ही गया है। 1949 आते आते जून तक ये देखिए पूरा ब्लू में चाइना।
आप समझ रहे हैं, कम्युनिस्ट इतना कंट्रोल कर रही है, और ये वाले रीजन भी 1949 तक इनके पास आ गए थे। आप समझ रहे हैं? ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 3 साल में 1946 से लेकर 1949 तक कम्युनिस्टों ने केएमटी से सब कुछ छीन लिया, और अक्टूबर 1949 में माओ जेडोंग ने बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर से कम्युनिज्म का लाल झंडा फहरा दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चाइना में कम्युनिज्म आ जाएगा, बट चाइना में कम्युनिज्म आ गया। गए काम से सब। अब एक अलग ही इतिहास शुरू शुरू हो गया। इनका क्या हुआ, चियांग काइशेक का? चियांग काइशेक अपने लाखों लाखों लोगों को लेकर ताइवान भाग गए। अब जो ये चाइना बना, ये वाला चाइना, इसको बोलते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसको दोस्तों ये 1949 को इसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, या चाइनीज रेवोल्यूशन। चाइना में क्रांति हो गई ना। देखिए आप ये किस्मत का खेल देखिए, पूरा चाइना जो था वो केएमटी के पास था, काओमिंटांग पार्टी के पास था, लेकिन और ये 1946 तक इनके पास था। लेकिन 3 साल में 1946 से लेकर 49 में खेल कुछ ऐसा हुआ, पूरा चाइना कम्युनिस्टों के पास चला गया और चाइना का इतिहास बदल गया। ठीक है। माओ जेडोंग, जो चियांग काइशेक वो ताइवान भाग गए, और इस चाइना को आज बोला जाता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान अभी भी बोलता है, मतलब यहां पे जो ये केएमटी जो चियांग काइशेक बोले कि असली चाइना तो हम हैं। यही तो वन चाइना पॉलिसी है ना। वन चाइना पॉलिसी क्या है? यही तो है ना। आज तक दोनों में कोई भी सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? चाइना भी ये मानता है कि ताइवान हमारा है, मतलब हम एक हैं, और यहां पे ताइवान भी यही मानता है, मतलब ताइवान क्या जो यहां पे पार्टी है वो भी बोलता है कि हम असली चाइना है यहां पे। और दोस्तों जो ताइवान से इस समय चाइना की, मतलब जो चियांग काइशेक की पार्टी चल रही थी बाद में, ये तो सही था कि असली चाइना तो यही, क्योंकि इन्हीं का ही कंट्रोल था। कम्युनिस्टों ने तो सत्ता को हथियाया था ना, तख्ता पलट किया था, तख्ता पलट के रेवोल्यूशन लेके आए थे। हथियाए नहीं थे, हथियाना तो एक गलत वर्ड होगा, लेकिन यहां पे रेवोल्यूशन, क्रांति लेके आए थे। तो अगर हम बात करते हैं, यही वन चाइना पॉलिसी है कि ताइवान से जो सरकार चल रही है वो बोलता है कि भैया ये हमारा है, और चाइना बोलता है नहीं हम एक हैं। तो दोनों एक है, लेकिन अलग अलग जगह से चला रहे हैं, ये आप समझे। तो ये जो बड़ा वाला चाइना, इसको बोला जाता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो ताइवान में जो सरकार चले इसको बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसी को ही बोलता है वन चाइना पॉलिसी, कि हम एक हैं, अलग नहीं है। ये आप समझे। और आज चाइना तो साउथ चाइना सी पे भी अपना कब्जा खाली चाइना में लगा हुआ है, और बोल रहा है कि साउथ चाइना सी हमारा है। तो ये कहानी थी दोस्तों चाइनीज रेवोल्यूशन की। 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आ गया, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर माओ जेडोंग जो है वो यहाँ के लीडर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, और उसके बाद जो प्रीमियर, जो चाइना में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, वो जू इनलाई बनते हैं। फिर वो एक अलग कहानी है कि कैसे माओ जेडोंग ने चाइना को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि माओ जेडोंग एक क्रांतिकारी बहुत अच्छा था, लेकिन उसको इकोनॉमी नहीं आती थी। तो ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पूरा माओ जेडोंग ने चलाई, इससे चाइना बर्बाद हो गया था 1960 में। बहुत बुरी हालत हो गई थी, फेमाइन आया था, सबसे भयानक फेमाइन अभी तक चाइना में आया है, जहां पे लोग बहुत भूखे मरे थे और बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये तो डेंग जियाओपिंग 1975 के बाद आए, जब माओ जेडोंग का देहांत हुआ। उन्होंने चाइना को पूरा बदल दिया, चाइना को मॉडर्नाइज कर दिया। तो आज जो चाइना आप देख रहे हैं, वहां इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ डेंग जियाओपिंग की वजह से है। और उसके बाद जो उनके सक्सेसर आते रहे, वो पॉलिसी को चलाते रहे। समझे। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बस लास्ट बता देता हूं। ये जो तिब्बत वाला रीजन है ना, ये भी 1950 में, जैसे ही चाइना में कम्युनिज्म आया, ये तिब्बत वाले रीजन पे चाइना का कंट्रोल नहीं था। यहां पे तो दलाई लामा की सरकार चलती थी ना। तिब्बत कितना बड़ा है, तो भारत से बाउंड्री जो है वो चाइना की नहीं रखती थी। लेकिन 1950 में दलाई लामा, मतलब यहां पे तिब्बत को चाइना ने जबरदस्ती हथिया लिया। आप समझ रहे हैं। और 1960 आते आते 1960 में, 1959 में फिर दलाई लामा छोड़ छाड़ के भागे, भारत आए, और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी, और इसीलिए 1962 की वॉर हुई। ये बहुत बड़ा रीजन था, ये आप समझ रहे हैं। तो आज का चाइना ये है, यही वाला। ठीक। तो ये लेक्चर था, आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।